सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू, ये मिक्स जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ हम एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ याद में रखने वाले हैं ताकि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो हम आसानी से उसका उत्तर दे सके। तो डिटेल में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि तापमान की एसआई इकाई क्या होती है। तो इसका सही जवाब है केल्विन में। तापमान की जो एसआई इकाई है वो होती है केल्विन में। अब हम एक्स्ट्रा नॉलेज यानी और अधिक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चन इसमें से अलग आए तो हम आसानी से इसका उत्तर दे सके। तो तापमान यानी टेम्परेचर की जो एसआई इकाई है वो केल्विन है। केल्विन को हम के से दर्शाते हैं, यानी केल्विन को अगर कहना है तो हम के सिंबल से उसे दर्शाते हैं। अब लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम तापमान को यानी टेम्परेचर को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने पर भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद में रख लेना है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये मापने के लिए तापमान को, लेकिन इसकी ऐसा इकाई जो है वो होती है केल्विन में, ये याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब है स्वर्ण युग। गुप्त काल को हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। अब एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेते हैं नहीं और एक्स्ट्रा पॉइंट। सो गुप्त काल को मुख्य रूप से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में कला, साहित्य और विज्ञान में अभूतपूर्व विकास हुआ। क्योंकि गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान का अभूतपूर्व विकास हुआ था, इस वजह से हम गुप्त काल को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। अब गुप्त राजवंश, जिसे गुप्त साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय राजवंश था। याद रखना है, गुप्त राजवंश जो है एक प्राचीन भारतीय राजवंश था। तो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि काठी नृत्य किस राज्य का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश का। काठी नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य का है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज कि काठी नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य नाट्य है। काठी नृत्य जो है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। आमतौर पर बलाई समाज के कलाकार काठी नृत्य करते हैं। याद में रखना है कौन करता है, तो ये बलाई समाज है जो कि काठी नृत्य करते हैं। इस नृत्य के लिए काठी को बांस से बजाया जाता है और कपड़ों को मोर के पंखों में सजाया जाता है। याद में रख लेना है, ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की एसआई इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्ट्ज। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मापते हैं। तो आवृत्ति किसकी? ध्वनि की आवृत्ति को। सो अभी हम एक्स्ट्रा नॉलेज, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की एसआई इकाई हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई इकाई है वो हर्ट्ज है, जो एच जेड से हम उसे डिनोट करते हैं। एच जेड है उसका सिंबल हर्ट्ज का। एक हर्ट्ज का मतलब होता है किसी घटना की प्रति सेकंड में एक बार पुनरावृत्ति। एक हर्ट्ज का मतलब होता है किसी घटना की प्रति सेकंड में एक बार पुनरावृत्ति। अब 19वीं सदी के जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हाइनरिक हर्ट्ज के याद में ये नाम को रखा गया था। 19वीं सदी के जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हाइनरिक हर्ट्ज की याद में हर्ट्ज नाम रखा गया। अब ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र और प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का पवित्र और प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, उपदेश और मठवासी नियम संग्रहित है। त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाएं है, उपदेश है और मठवासी का नियम है। इसे पाली भाषा में लिखा गया था। त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा गया था, याद में रख लेना है। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी पाली भाषा में दिया था। इसके तीन प्रमुख यानी तीन मुख्य भाग है। सूत पिटक यानी उपदेश, विनय पिटक यानी नियम और
अभिधम्म पिटक यानी दर्शन। तो ये तीनों मुख्य भाग को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो ये चारों पॉइंट्स को याद में रखिए, चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज देखते हैं ताकि और भी क्वेश्चन आए तो आसानी से हल हो सके। तो भारतीय हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, उनके गेंद पर असाधारण नियंत्रण और जादू जैसी चालों के कारण उन्हें यह नाम मिला था। यानी मेजर ध्यानचंद इस तरह से हॉकी खेलते थे मानो वो कोई जादू कर रहे, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते और अपने करियर में 1000 से ज़्यादा गोल किए थे। याद रखना है, 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते और अपने करियर में 1000 से ज़्यादा गोल किए थे मेजर ध्यानचंद ने। अब उनका जन्मदिन जो है 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में आया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस हम कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं हम 29 अगस्त के दिन, जब मेजर ध्यानचंद जी की जयंती आती है और उन्हीं की याद में हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी पॉइंट्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? तो इसका सही जवाब है हिंद यूनानी ने। हिंद यूनानी ने भारत में सर्वप्रथम मुद्राएं जारी की थी। अभी एक्स्ट्रा नॉलेज पे बात करते हैं ताकि और भी प्रश्न आए तो हल कर सके। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने। अब देवदोटस सोटर प्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाने वाले पहले शासक थे। याद में रख लेना है, हिंद यूनानी के जो पहले शासक थे देवदोटस सोटर प्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाने वाले पहले शासक थे। कुषाण शासकों ने सोने के सिक्कों ने बड़े पैमाने पर प्रचलन में लाया था। अब गुप्त शासकों ने भी बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन वे कुषाणों के बाद आए थे। तो याद में रख लेना है, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो वो धातु है पारा। पारा धातु है। थर्मामीटर में जो पारा धातु है वो प्रयुक्त होती है, यानी इस्तेमाल में होती है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज यानी इससे संबंधित और भी हम पॉइंट्स जान लेते हैं ताकि हम याद में रख सके। अब थर्मामीटर में मुख्य रूप से पारा धातु का प्रयोग किया जाता है। यह कमरे के तापमान पर तरल होती है जो तापमान मापने के लिए आवश्यक है। यह जो तरल है यानी कमरे के तापमान पे यानी रूम टेम्परेचर पे जो पारा है यानी जो मर्क्यूरी धातु है वो लिक्विड स्टेट में होती है, तरल अवस्था में होती है। अब तापमान बढ़ने पर यह बिना चिपके एक पतली नली में ऊपर चढ़ती है जिससे सटीक माप मिलता है। याद में रख लेना है कि तापमान बढ़ने पर यह इतना सेंसिटिव होती है कि यह पतली नली से ऊपर चढ़ती है जिससे सटीक माप मिलता है। इसका चांदी जैसा रंग कांच की नली में आसानी से दिखाई देता है। याद में रख लेना है, यह चांदी जैसा इसका कलर होता है जिसमें आसानी से यह दिखाई देता है। यही कारण है कि इसका उपयोग हम करते हैं थर्मामीटर में। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स को याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है सन 1540 में। सन 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। अब एक्स्ट्रा नॉलेज जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो कन्नौज का जो युद्ध है वो 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद में रख लेना है, 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध को कन्नौज के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, बिलग्राम के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। इस युद्ध को हम बिलग्राम के युद्ध के रूप में भी जानते हैं। अब 1540 ई में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने हराया था। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था और फिर उसे भागना पड़ा, यानी हुमायूं जो है वो भाग गया उस एरिया से, यानी हमारे देश से ही वो भाग गया था कन्नौज के युद्ध हारने के बाद में। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि लूर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सो सही जवाब है
हरियाणा राज्य से। लूर नृत्य जो है वो हरियाणा राज्य से संबंधित नृत्य है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट। सो लूर नृत्य मुख्य रूप से हरियाणा राज्य से संबंधित है, जो उत्तरी भारत में एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है। लूर नृत्य मुख्य रूप से हरियाणा राज्य से संबंधित है, जो उत्तरी भारत में एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है। लूर शब्द का अर्थ है लड़की होता है। लूर शब्द का अर्थ होता है लड़की, जो युवा महिलाओं के बीच इसके संबंध को दर्शाता है। अब यह खासकर वसंत ऋतु और होली के त्यौहार के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है। याद में रख लेना है कि लूर नृत्य जो है वो वसंत ऋतु और होली के त्यौहार के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है। हरियाणा के बांगर और बागर क्षेत्रों में लोकप्रिय है। हरियाणा के बांगर और बागर क्षेत्रों में लोकप्रिय है लूर नृत्य। तो ये सभी चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई को हम हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं। तो भारत में डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद में रख लेना है, महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में हम मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 4 फरवरी 1961 को उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 दिसंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं 23 दिसंबर को। अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट। तो 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। अब यह दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। याद में रख लेना है, क्योंकि 23 दिसंबर को उनकी जयंती आती है और उन्हीं की याद में हम मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। और भारत सरकार ने साल 2001 में चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने और उनके सम्मान में इस दिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो साल 2001 से मनाया जा रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख ले, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। इसका व्यास लगभग 1,42,984 किलोमीटर है। सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह जो सबसे बड़ा ग्रह है, उसका जो व्यास है वो लगभग है 1,42,984 किलोमीटर। यह पृथ्वी से लगभग 11 गुना चौड़ा है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 300 गुना से भी अधिक है। पृथ्वी से लगभग 11 गुना चौड़ा है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 300 गुना से अधिक है। इसके अंदर 1300 से ज़्यादा पृथ्वी समा सकती है। ये भी याद रखना है, बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी आराम से समा सकती है। तो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब है यमुनेत्री से। यमुना नदी जो है वो यमुनेत्री से निकलती है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेते हैं कि यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनेत्री ग्लेशियर हिमालय की मसूरी श्रृंखला में स्थित है। याद रखना है कि यमुनेत्री जो है वो हिमालय की मसूरी श्रृंखला में स्थित है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनेत्री से निकलने के बाद यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है।
अब यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। याद रखना है, यमुना नदी जो है वो प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है और जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनवाया था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने लगभग 1250 ईसा पूर्व कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर हिंदू धर्म के भगवान सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर जो है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित एक विशाल रथ के रूप में इसे डिज़ाइन किया गया है। अब इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये चारों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो सही जवाब है किडनी में। रक्त का जो शुद्धिकरण है वो होता है किडनी में। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण है मुख्य रूप से किडनी में होता है। यह जो रक्त से यूरिया और अन्य विषाक्त अपशिष्टों को छानकर उन्हें अतिरिक्त पानी के मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। जो किडनी का काम है यानी गुर्दे का जो काम है वो रक्त से यूरिया और अन्य विषाक्त अपशिष्टों को छानकर उन्हें बाहर निकालना है मूत्र के सहारे। अब स्वस्थ वक्र हर मिनट यानी स्वस्थ जो किडनी है वो हर मिनट लगभग आधा कप खून को फिल्टर करता है। तो ये तीनों पॉइंट्स अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट, राई नृत्य किस राज्य का है। तो वो है मध्य प्रदेश का। राई नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश का है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे हम बात करते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज। तो राई नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो बुंदेलखंड क्षेत्र से गहरा संबंध रखता है। राई नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य विशेष रूप से विवाह और जन्म जैसे अवसरों पर किया जाता है। राई नृत्य जो है वो विवाह और जन्म जैसे उत्सव पर किया जाता है। विशेष रूप से बेड़िया समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है और यह मोर पिकॉक की तरह सुंदर प्रस्तुति के रूप में जाना जाता है। याद में रख लेना है कि राई नृत्य जो है वो बेड़िया समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है। तो वही यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। अब एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। यह पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होता है। यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। यकृत यानी लीवर जो है वो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है और इसका वजन एक वयस्क में लगभग 1.5 किलोग्राम यानी 3 पाउंड तक हो सकता है। लीवर का जो वजन है 1.5 किलोग्राम यानी 3 पाउंड तक का हो सकता है। यह एक बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो ये पांचों पॉइंट्स को याद में रख लें, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं हम रक्तचाप को। अब एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मनुष्य का रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए मुख्य रूप से स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसे ब्लड प्रेशर मीटर, ब्लड प्रेशर गेज या ब्लड प्रेशर मॉनिटर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स को याद में रख लेना है। रक्तदाब जो है यानी ब्लड प्रेशर जो है वो हम स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं, जिसे ब्लड प्रेशर मीटर, ब्लड प्रेशर गेज और ब्लड प्रेशर मॉनिटर के रूप में भी हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं।
तो सही जवाब है सीपीयू को। कंप्यूटर का दिमाग जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के दिमाग यानी ब्रेन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, जो कि सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, को कहा जाता है। अब सीपीयू को प्रोसेसर या मेन प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को हम प्रोसेसर या तो फिर मेन प्रोसेसर भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के सभी निर्देशकों यानी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, डेटा का विश्लेषण करता है और सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान का दिमाग शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग हम कहते हैं। अब ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह का जो खोज है वो लैंडस्टीनर ने की थी। अब एक्स्ट्रा नॉलेज की हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप ABO प्रणाली की खोज मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। याद रखना है, ब्लड ग्रुप की खोज मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। उन्हें 1930 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। याद में रख लेना है, 1930 में उन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें रक्त आधान का जनक यानी फादर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कहा जाता है। रक्त आधान का जनक भी उन्हें कहा जाता है, रक्त लैंडस्टीनर को। अब ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो होती है 206 हड्डियां। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हम बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर में एक वयस्क के रूप में 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय शिशु लगभग 300 हड्डियों के साथ पैदा होता है, जो बड़े होते होते आपस में जुड़कर 206 रह जाती है। जन्म के समय शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है, लेकिन जब वयस्क होते होते 206 रह जाती है। इसमें से 80 हड्डियां अक्षीय कंकाल यानी खोपड़ी, रीढ़, पसलियों में और 126 हड्डियां अपांगीय कंकाल यानी हाथ, पैर, कंधों में होती है। सो गाइज, ये तीनों पॉइंट्स को याद रख लिए। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है। तो वह है प्लीहा। मानव शरीर का जो प्लीहा है वो रक्त बैंक कहलाता है। अब हम एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं तो मानव शरीर का ब्लड बैंक यानी प्लीहा को कहा जाता है। यह रक्त की एक बड़ी मात्रा को रोक कर रखता है, जो शरीर को अचानक रक्त की आवश्यकता होने पर तुरंत उपलब्ध करवाता है। याद रखना है, रक्त की एक बड़ी मात्रा को रोक कर रखता है प्लीहा, जिस वजह से उसे ब्लड बैंक कहते हैं। और जब शरीर को अचानक रक्त की आवश्यकता होती है तो उसे तुरंत उपलब्ध कराता है। प्लीहा रक्त से पुरानी क्षतिग्रस्त लाल कोशिकाओं और रोगाणु को हटाता है। याद रखना है, प्लीहा जो है वो रक्त में पुरानी क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं और रोगाणु को हटाता है, इसलिए इसे RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ये भी प्रश्न आया था कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं प्लीहा को। तो ये सभी पॉइंट्स याद में रख ले। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है। तो वो होता है टंगस्टन धातु का। बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। याद रखना है, टंगस्टन धातु का। इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह उच्च तापमान पर आसानी से पिघलता या वाष्पित नहीं होता है, जिससे बल्ब को चमकदार रोशनी देने के लिए पर्याप्त गर्मी होने के बाद भी यह अपना आकार बनाए रखता है। तो ये दोनों पॉइंट्स को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में था। तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। अब एक्स्ट्रा पॉइंट पे हम बात करते हैं तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। उन्हें यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम निकेटर द्वारा राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र भेजा गया था। तो मेगास्थनीज को कितने भेजा था, तो सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने राजदूत बनाकर पाटलिपुत्र में भेजा था।
और मेगास्थनीज ने भारत का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में किया था। मेगास्थनीज ने अपना जो भारत का वर्णन है वो पुस्तक इंडिका में किया था। तो याद रखना है, मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है पुस्तक इंडिका। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का पहला उपग्रह कौन सा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। इसरो का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो अब एक्स्ट्रा नॉलेज यानी एक्स्ट्रा पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। तो इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। अब 9 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के एक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। याद रखना है, 9 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के एक रॉकेट द्वारा आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट जो था वो पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और निर्मित पहला उपग्रह था, जिसका नाम प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। सो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो का मंगलयान मिशन किस ग्रह के लिए था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह के लिए। इसरो का जो मंगलयान मिशन था वो मंगल ग्रह के लिए था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब एक्स्ट्रा पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो इसरो का मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटल मिशन मंगल ग्रह के लिए था। याद में रख लेना है, मंगलयान मिशन जो था वो मंगल ग्रह के लिए था। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ था। याद रखना है कि मंगलयान जो था वो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया और 24 सितंबर 2014 को मंगलयान की कक्षा में यह स्थापित हुआ था। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश बना। अब यह मिशन भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था और सफलतापूर्वक मंगल ग्रह में प्रवेश करने वाला यह दुनिया का चौथा देश बन गया था। सो ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लेना है, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म से। अजंता की जो गुफाएं है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं कि अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और उससे जुड़ी कला, चित्रकला तथा मूर्तिकला से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म और उससे जुड़ी कला और चित्रकला से संबंधित है। यह बुद्ध जीवन जातक कथाओं और प्राचीन भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। बुद्ध के जीवन जातक कथाओं और प्राचीन भारतीय संस्कृति को यह दर्शाती है। ये 200 ईसा पूर्व से 480 ईस्वी तक चट्टान काटकर बनाई गई गुफा स्मारक है। अब यह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में वाघूर नदी के किनारे स्थित है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट है कि पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो झारखंड राज्य से संबंधित है। पाइका नृत्य का जो संबंध है वो है झारखंड राज्य से। तो अब एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेते हैं कि पाइका नृत्य मुख्य रूप से झारखंड और उड़ीसा राज्यों से संबंधित एक पारंपरिक मार्शल लोक नृत्य है। याद रखना है, झारखंड और उड़ीसा राज्यों से संबंधित है एक मार्शल लोक नृत्य। मुंडा और पाइका समुदायों द्वारा वीरता और युद्ध कौशल दिखाने के लिए किया जाता है, जिसमें तलवार और ढाल का इस्तेमाल होता है। पाइका नृत्य में तलवार और ढाल का उपयोग होता है। यह विशेष अतिथियों के स्वागत, धार्मिक जुलूसों और त्योहारों पर किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। अब एक्स्ट्रा नॉलेज है कि हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी।
इसे उन्होंने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज पर लिखा था। याद में रख लेना है, 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज पर यह पुस्तक उन्होंने लिखा था। यह गुजराती भाषा में लिखी गई थी। हिंद स्वराज जो है वो गुजराती भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। अब यह एक छोटी पुस्तिका है जिसमें गांधी जी ने स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनरीकरण जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसे अपनी आज़ाद हिंद फौज का युद्ध घोष बनाया था। जय हिंद को आज़ाद हिंद फौज का युद्ध घोष बनाया था। कुछ स्रोतों के अनुसार यह नारा सबसे पहले पिल्लई ने गढ़ा था, जो जर्मन में भारतीय स्वतंत्रता समिति के साथ काम कर रहे थे। तो यह नारा जो है सबसे पहले पिल्लई ने गढ़ा था। बोस के सचिव आबिद हसन ने इस नारे को तैयार किया और नेताजी को इसे अपनाने का सुझाव दिया, जिसके बाद यह लोकप्रिय हुआ। तो याद कर लेना है ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो इसका सही जवाब है पारा धातु। पारा धातु जो है वो धातु के कमरे यानी रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं तो कमरे के तापमान पर तरल रहने वाली एकमात्र जो धातु है वो है मर्क्यूरी। वो है मर्क्यूरी यानी पारा धातु, जिसका सिंबल है Hg से। अब पारे का जो गलनांक है वो है -38.3 डिग्री सेल्सियस और इसका जो क्वथनांक है वो है 357.3 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों को याद में रख लेना है। गलनांक है यानी मेल्टिंग पॉइंट है -38.3 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 357.3 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मामीटर और बैरोमीटर जैसे उपकरणों में इसका इस्तेमाल होता है। अब पारे का उपयोग इसके विषाक्त यानी टॉक्सिक्स होने के कारण धीरे धीरे कम किया जा रहा है। यानी पारा जो है वो टॉक्सिक होता है, एक विषाक्त होता है। इस वजह से इसका जो उपयोग है अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गाइड किसने लिखी है, यानी द गाइड उपन्यास यानी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है R.K. नारायण। द गाइड जो है वो R.K. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं तो द गाइड नामक प्रसिद्ध उपन्यास R.K. नारायण ने लिखा है। द गाइड जो है वो R.K. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह 1958 में प्रकाशित हुआ था। द गाइड जो है वो 1958 में प्रकाशित हुआ। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। द गाइड पुस्तक को यानी द गाइड उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1960 में, जिसके लेखक है R.K. नारायण। अब इस पर आधारित 1965 में देवानंद और वहीदा रहमान अभिनीत एक सफल फिल्म भी बनी थी। याद में रख लेना है, द गाइड नाम की एक फिल्म भी बनी थी जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान ने काम किया था और यह फिल्म सफल रही थी। तो ये याद कर लेना है ये चारों पॉइंट्स को। अगला प्रश्न है कि मधुशाला के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं तो मधुशाला हिंदी के महान कवि हरिवंश राय बच्चन की एक कालजयी रचना है। मधुशाला जो है वो महान कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। यह रचना उन्होंने 1935 में प्रकाशित हुई थी। यह रचना जो है 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसमें सूफीवाद के दर्शन से प्रेरित 125 रुबाइया यानी 4 पंक्तियों वाली कविताएं हैं जो जीवन को मधुशाला यानी शराब खाने के रूप में चित्रित करती है। याद रख लेना है, ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि गोदान उपन्यास का विषय क्या है? तो सही जवाब है किसानों का जीवन। गोदान उपन्यास का जो विषय है वो है किसानों का जीवन। तो एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं कि गोदान उपन्यास का जो मुख्य विषय है वो भारतीय ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण, खासकर गरीब किसानों का शोषण, गरीबी, कर्ज, सामाजिक अन्याय और
रूढ़ियों के संघर्ष को दर्शाता है। तो गोदान के जो रचयिता है वो है मुंशी प्रेमचंद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोदान के जो रचयिता है वो है मुंशी प्रेमचंद। यह उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुआ था। गोदान जो उपन्यास है वो 1936 में प्रकाशित हुआ। गोदान उपन्यास को कुल 22 भागों में बांटा गया। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो सही जवाब है बांग्लादेश के साथ में। भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ में लगती है। इस सीमा की लंबाई है लगभग 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर है इस सीमा की लंबाई। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखना है, जो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा है वो लगती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्यों के साथ में लगती है। बांग्लादेश भारत की सीमा दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है वो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सेना है। सो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में भूकंप की निगरानी कौन करता है? तो सही जवाब है NCS। NCS करता है भारत में भूकंप की निगरानी। सो एक्स्ट्रा पॉइंट है कि भारत में भूकंप की निगरानी मुख्य रूप से राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत करता है। यह देश भर में फैले बड़े भूकंपीय नेटवर्क के माध्यम से 24 घंटे 7 दिन 24 घंटे निगरानी करता है। यह 160 से अधिक स्टेशनों के नेटवर्क का रखरखाव करता है और वास्तविक समय का डेटा प्रदान करता है। सो ये याद रख लेना है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हम मनाते हैं 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेंस डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे हम मनाते हैं 8 मार्च को हर साल। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, उनकी समान भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जो मेन उद्देश्य है वो है महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी को, सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अब 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। 1977 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में और हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोनों डिफरेंस याद में रखना है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी है राष्ट्रीय महिला दिवस। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 अप्रैल को। हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज के जरिए हम जान लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखना है 7 अप्रैल हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम मनाते हैं। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 के दिन। इसलिए हम 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की वर्षगांठ में के उपलक्ष्य में ही इसे मनाया जाता है, यानी 7 अप्रैल को ही। अब इसे पहली बार 1950 में मनाया गया। स्थापना हुई थी 1948 में, लेकिन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाने लगा 1950 के बाद से। तो ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट्स को याद में रख लें। नेक्स्ट, संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 356 में है। भारत में राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 में निहित है। सो अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात कर लेते हैं कि भारत में राष्ट्रपति शासन मुख्य रूप से अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 से संबंधित है। जो अनुच्छेद 356 है वो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगता है। यानी राष्ट्रपति शासन जब
राज्य की विफलता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगता है, और अनुच्छेद 365 जो है केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर लगता है। याद में रख लेना है, राष्ट्रपति शासन जो है केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर लगता है, और 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगता है। अब राष्ट्रपति शासन को हम राज्य का आपातकाल भी कहते हैं, ये याद में रख लेना है कि राष्ट्रपति शासन को हम राज्य का आपातकाल भी कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स को याद में रख ले। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर लेते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अब है 28 जनवरी 1950 को इसके उद्घाटन के बाद उच्चतम न्यायालय ने संसद भवन के चेंबर ऑफ प्रिंसेस में अपनी पहली बैठक की शुरुआत की थी। तो ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पेपर में पूछा गया है, तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी उनकी रिटायरमेंट की जो आयु है, जो एज है, वो है 65 ईयर। अब एक्स्ट्रा नॉलेज है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में निर्धारित किया गया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है वह 65 वर्ष होगी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 यानी आर्टिकल 124 में निर्धारित है। अब उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो है 62 वर्ष। याद रखना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की यानी हाई कोर्ट में 62 वर्ष है, और निचले न्यायालय यानी लोअर कोर्ट में है 60 वर्ष। याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष, उच्च न्यायालय है 62 वर्ष, और निचला यानी लोअर कोर्ट है 60 वर्ष। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष का। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ इसे याद में रख लेते हैं कि राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी भी भारतीय राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। ये याद में रख लेना है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल कितना होगा ये संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने के पहले भी हटा सकता है, या फिर राज्यपाल खुद इस्तीफा दे सकता है। यानी राष्ट्रपति के ऊपर में है कि कब तक राज्यपाल को रखना है। वैसे तो 5 वर्ष का होता है कार्यकाल, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उसे हटा भी सकता है। तो ये चारों पॉइंट को याद में रख लें। नेक्स्ट, स्टील में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो तत्व है कार्बन। स्टील में कार्बन जो तत्व है वो आवश्यक तत्व है। अब हम एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं, तो स्टील का सबसे आवश्यक तत्व कार्बन है। स्टील का जो आवश्यक तत्व है वो कार्बन होता है। यह लोहे के साथ मिलकर स्टील बनाता है और उसकी कठोरता तथा मजबूती भी तय करता है। स्टील जो है उसमें कार्बन तत्व होता है जो लोहे के साथ मिलकर स्टील बनाता है और उसकी कठोरता और मजबूती तय करता है। अब कब कार्बन यानी माइल्ड स्टील लचीला होता है, जबकि ज़्यादा कार्बन यानी हाई कार्बन स्टील काटने वाले औजारों के लिए उपयोगी होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख लेना है। नेक्स्ट, कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक चालक है? तो वह है चांदी। चांदी धातु जो है वो सबसे अच्छी चालक है बिजली की। अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात कर लेते हैं, तो बिजली की सबसे अच्छी चालक धातु है चांदी, सिल्वर। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, जिससे यह विद्युत धारा को सबसे आसानी से प्रभावित होने देती है। याद में रख लेना है कि चांदी जो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, जिससे यह विद्युत धारा को सबसे आसानी से प्रभावित होने देती है। चांदी परमाणु संख्या 47 के साथ एक रासायनिक तत्व है।
तो ये तीनों पॉइंट्स को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कैवेंडिश। कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की खोज 1766 में अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में इस ज्वलनशील गैस को एक अलग तत्व के रूप में पहचाना था। कैवेंडिश ने जिंक जैसी धातुओं को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाकर यह गैस बनाई थी। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो है जे.एल. बेयर्ड ने किया था। टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो जे.एल. बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, जिन्होंने 1925 में पहली बार चलती फिरती तस्वीरों को प्रसारित करके मैकेनिकल टेलीविज़न का प्रदर्शन किया। याद रखना है, जिन्होंने 1925 में पहली बार चलती फिरती तस्वीरों को प्रसारित करके मैकेनिकल टेलीविज़न का प्रदर्शन किया। बाद में 1927 में फिलो फॉनबर्थ ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का प्रदर्शन किया, जिससे आज के आधुनिक टेलीविज़न की नींव पड़ी और इन्हें अक्सर टेलीविज़न का जनक कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात कर लेते हैं तो ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है। पृथ्वी की सतह से वह लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। याद रखना है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है। यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सूरज की खतरनाक यूवीबी किरणों से बचाता है। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बनता है? तो सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र से। सुंदरबन का जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है। अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं कि सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनता है। यह बंगाल की खाड़ी से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाते हैं। याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाते हैं। यह अपने घने मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है कि सुंदरबन का डेल्टा जो है वो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। अब यह रॉयल बंगाल टाइगर और अन्य वन्य जीवों का घर माना जाता है। अब इसका लगभग 60% हिस्सा बांग्लादेश में है, बाकी भारत के पश्चिम बंगाल में है। याद रखना है, इसका जो 60% हिस्सा बांग्लादेश में है और बाकी फिर पश्चिम बंगाल में है। तो ये सभी याद में रख लेना है प्रश्न। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो सही जवाब है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब नॉलेज और बात कर लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह शरीर की कई अंतस्रावी जैसे थायराइड, अधिवृक्क, अंडाशय, वृक्क के कार्यों को नियंत्रित करती है। यह वृद्धि, चयापचय व प्रजनन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करने वाली हार्मोन बनाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी मटर के दाने की ग्रंथि है। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। और सभी के साथ में पॉइंट्स को याद में रख लेना है, क्योंकि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।